हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप पॉलिटी हमारे साथ कंटिन्यूटी के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप मेरे साथ पॉलिटी एक बार बेहतरीन तरीके से एज ए ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। ठीक है, बहुत बार बार अलग जगह पे पढ़ना नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं आपके लिए पूरे कंटेंट को बहुत अच्छे से डिजाइन कर रखा हूँ। ठीक है, कि ताकि आप में बहुत सहजता से वो अधिकतम फैक्ट जा सकें और जो मैं बताता हूँ वो कॉन्सेप्ट अच्छे से हो सकें, ताकि अगर आप प्री के साथ साथ मेंस भी दे रहे हो तो भी कोई समस्या ना हो, और प्री दे रहे हो तो सबसे बेहतरीन तरीके से कर सकें। तो ये आप देख लीजिए कि आज आप मेरे साथ क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो छोटा लेक्चर होने वाला है क्योंकि पूरा का पूरा इस चैप्टर 9 को हम दो पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आज पार्ट 1 करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हाई कोर्ट से पार्ट 2 कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 इसका चैप्टर 9 का और लेक्चर नंबर 16। ठीक है, चैप्टर 9 में देखिए भारतीय न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे, द इंडियन जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में कुछ पृष्ठभूमि देख लीजिए क्या है। तो इसका कुछ पृष्ठभूमि ये है कि भारतीय शासन का ये तीसरा स्तंभ माना जाता है। ठीक है, जैसे आपने सुना है कि मुख्यतः जो है 3 पिलर, क्या 4 पिलर बोलते हैं, क्योंकि औपचारिक रूप से देखा जाए तो आप देखते हैं कि जो मीडिया है ना, उसको क्या बोलते हैं, भारतीय शासन का क्या चतुर्थ पिलर कहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो संवैधानिक तौर पर तो मुख्यतः ऐसे 3 पिलर बोले जाते हैं, जो जिसमें तीसरा पिलर क्या है, तीसरा पिलर है भारतीय शासन का, भारत की न्यायपालिका। ओके, ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कि एक कॉन्सेप्ट है जो पेपर में आता है, उसके बारे में आप समझ लो। यहाँ पर लिखा इंटीग्रेटेड एंड, ठीक है, स्वतंत्र स्वतंत्र न्यायपालिका। आपको मैं पढ़ा चुका हूँ स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब है। अनुच्छेद 50 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 50 के तहत क्या किया गया है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथककृत किया गया है, अलग किया गया है, ताकि ताकि न्यायपालिका में कार्यपालिका का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो सके, अर्थात चेक एंड बैलेंस की नीति अपनाई गई है। दोनों पे बहुत अच्छे से बैलेंस, चेक एंड बैलेंस से जो शब्द है ये बहुत ज़्यादा मेंस में ये शब्द ही कई बार पूछा है। ठीक है, लेकिन आप देखो यहाँ पर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भारत का तृतीय शासन का तृतीय स्तंभ कहते हैं, और इंटीग्रेटेड और स्वतंत्र न्यायपालिका है, ताकि सरकारों का हस्तक्षेप न हो, जिससे कि भारत की जो जनता है या अन्य भी जो व्यक्ति हैं उनको भारतीय न्याय व्यवस्था में अच्छा खासा विश्वास बना रहे, और भारतीय न्याय व्यवस्था उनको क्या कर सके, अच्छे से न्याय सुनिश्चित कर सके। ठीक है, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी लिखा है उसको भी सुनिश्चित किया जा सके। और एक शब्द यहाँ पर देख लीजिएगा, इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जैसे ए व्यक्ति, बी व्यक्ति, 3 सी, ठीक है, सी डी इस तरीके के हों। ठीक है, इसे इधर कर ले, नहीं तो फिर से हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, तो ऐसे जैसे मान लीजिए 5 ऐसे व्यक्ति हैं। ठीक है, इनको अलग अलग मत स्वतंत्र करिए। ठीक है, या ये अलग अलग अगर स्वतंत्र भी हूँ तो इनकी सबकी एक जगह निगरानी अगर आप कर ले और सब एक दूसरे से क्या हों, जुड़े हों, या ऐसे कह लीजिए कि एक ऐसा बना ले कि नीचे 2 लोग हैं, उनके ऊपर एक लोग नियंत्रण कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कोई नियंत्रण कर रहा हो, तो इसे कहेंगे कि जुड़ा हुआ है, इंटीग्रेटेड है, समेकित है। क्या है, समेकित है। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि भारत में देखेंगे लगभग ढेर सारे राज्यों में अपने अपने क्या है, हाई कोर्ट हैं, अपने अपने हाई कोर्ट हैं, किंतु उन हाई कोर्ट के ऊपर क्या है, उन हाई कोर्ट के ऊपर एक क्या है, निगरानी रखने के लिए क्या बना है, एक सर्वोच्च न्यायालय माने सुप्रीम कोर्ट। इतना ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट के नीचे भी आप देखेंगे, ठीक है, जिले के स्तर पर ढेर सारे कोर्ट हैं, फिर जिले के भी नीचे जाएंगे तो कोर्ट है। इसका क्या मतलब है, इससे यही आपको समझना है कि इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है। ठीक है, कि सभी एक दूसरे से जुड़े हों और ऊपर एक क्या हो, सर्वोच्च बॉडी बैठी हो। ठीक है, उसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड। जैसे इस चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, आप देखो। ठीक है, और वैसे भी मैं आपको ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखता हूँ, तो आप पेशेंट के साथ अच्छा समझते होंगे, उम्मीद करता हूँ। हाँ, फीडबैक आप लोग नहीं देते, ये थोड़ी सी शिकायत है, कमेंट जरूर किया करिए कैसा लगा। देखिए, सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं।
उसके नीचे अगर देखा जाए तो राज्यों के स्तर पर क्या होते हैं, न्यायालय होते हैं, जिन्हें उच्च न्यायालय कहते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो कुल भारत में 25 न्यायालय हाई कोर्ट है, माने कितने हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। और जिले के स्तर पर देखा जाए, राज्यों के नीचे अगर हर जिले के स्तर पर आप देखेंगे तो हर जिले पर एक क्या होता है, देखो ध्यान से समझना, यही मेन खेला है। ये होता है जिला या सत्र न्यायालय। सोचो आप, एक ही चीज को या लगाए, इसका मतलब कभी ये जिला न्यायालय कहलाता होगा और कभी ये सत्र न्यायालय कहलाता होगा। बस इतना आप समझ लो तो आपको मैं बेहतर पढ़ा पाऊंगा। केवल इतना समझ लो, होता न्यायालय जिले के स्तर पर हर जिले पे एक ही है, बस उसको अलग अलग काम करते वक्त अलग अलग उसके नाम हो जाते हैं, अलग अलग काम करते वक्त उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। जैसे देखिए, अगर जब एक कोर्ट, जिले स्तर का कोर्ट अगर सिविल मामले को सुनवाई कर रहा हो, ठीक है, जैसे रेवेन्यू से रिलेटेड कोई मामला हो जाए, या आप देखेंगे दहेज से रिलेटेड कोई मामला हो जाए, या ठीक है, ऐसे मतलब जो सिविल मामले हो जाए, ठीक है, या राइट दिलाने वाले हो जाए, इस तरीके से जो है जो सिविल मामले होते हैं, अगर जिला न्यायालय सिविल मामले देखे तब उसे क्या कहेंगे, तब उसे जिला न्यायालय कहेंगे। क्या कहेंगे, जिला न्यायालय। कोर्ट एक ही है, ध्यान रखना, एक कोर्ट है, इसी को जब ये सिविल मामले देखेगी तब इसे क्या कहेंगे, तब इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहेंगे, जिला न्यायालय कहेंगे। और जब यही एक कोर्ट जब ये कौन से मामले देखेगी, जब एक क्रिमिनल मामले देखेगी, कौन से क्रिमिनल मामले या आपराधिक मामले अगर जब देखेगी, तब यही कोर्ट, जिले स्तर की कोर्ट को क्या कहेंगे, सेशन कोर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, सेशन कोर्ट या सत्र न्यायालय कहेंगे। अब ध्यान से समझना, अब यही ए जब सिविल मामले देखी तब इसका नाम सिविल कोर्ट कहलाया या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाया। और इसे जब जज एक ही होता है, ध्यान से सुनना, कोर्ट एक ही है तो इसका जज भी एक ही होगा, बट जब ये सिविल मामले की सुनवाई कर रहा होगा जज, तब उसे क्या कहेंगे, तब उसे डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट का जज कहते हैं या सिविल जज कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, सिविल जज कहते हैं, जब वो सिविल मामले देखता हो। कोर्ट एक ही है, जब वो क्रिमिनल मामले देखे तब उसे सत्र न्यायालय कहेंगे, और जब क्रिमिनल मामले देख रहा हो कोर्ट का जज, तब उस जज को क्या कहते हैं, सेशन जज। क्या बोलते हैं, सेशन जज बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, ठीक है, सेशन जज या सत्र न्यायाधीश कहते हैं। क्या कहते हैं, सत्र न्यायाधीश। क्लियर। तो जिले स्तर पर एक ही कोर्ट होती है, अलग अलग दो काम होते हैं। जब दो अलग अलग काम कर रहे होते हैं तो उसके जज के नाम अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये हर जिले का स्तर पर होता है। अब हर जिले के नीचे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो न्यायालय की प्रक्रिया है, जहाँ पर एक ही जिले में कई न्यायालय हो सकते हैं। तो उन न्यायालयों को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं मुंसिफ न्यायालय। क्या कहते हैं, मुंसिफ न्यायालय। क्या बोलते हैं, मुंसिफ न्यायालय। इसमें भी न्यायालय एक ही है, मुंसिफ न्यायालय। जब ये मुंसिफ न्यायालय क्रिमिनल मामले देखता है, ठीक है, मार, कत्ल, हत्या, अपहरण, ये क्रिमिनल जब मामले देखता है, तब इसके न्यायाधीश को क्या कहते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं। जबकि यही न्यायालय का जज जो होगा, माने न्यायाधीश जो होगा मुख्य, जो सिविल मामले की जब सिविल मामले की सुनवाई कर रहा होगा, तब उसे क्या कहेंगे, तब उसका नाम कहलाएगा सिविल जज। क्या कहलाएंगे, सिविल जज। ओके, ठीक है। तो मुंसिफ न्यायालय जिले में अनेक होते हैं, ठीक है, जिले के नीचे स्तर का है। अब देखेंगे सबसे निचली कड़ी, ग्राम के स्तर पर। कहाँ पे, गांव के स्तर पर, ग्राम के स्तर पर क्या होता है, या ग्राम सभा के स्तर पर, ठीक है, तो न्याय पंचायत होती है। क्या होती है, न्याय पंचायत या ग्राम न्यायालय, ठीक है, जो लगभग प्रत्येक गांव में, मतलब ये राज्य की जिम्मेदारी है, ठीक है, वो अपने यहाँ इसकी व्यवस्था करे। अभी इसके ठीक पहले आपको मैं स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नमेंट में लेक्चर नंबर 15 में क्या पढ़ाया, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि कुछ समितियां ऐसी थी जिन्होंने ग्राम न्यायालय के गठन की भी क्या की थी, सिफारिश की थी। ठीक, आगे देखिएगा, अन्य बातें देख लीजिए क्या है भाई। यहाँ पे अन्य बातों में आपको ये याद रखना है कि
जो कोर्ट होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उसके नीचे मुंसिफ न्यायालय होते हैं, उसके नीचे ग्राम न्यायालय। ये तो पारंपरिक न्यायालय हैं, माने जो न्याय के लिए बनाए ही पर्टिकुलरली गए हैं, ठीक है, ये तो पारंपरिक है। लेकिन कुछ ऐसे संस्थाएं भी होती हैं जो पारंपरिक न्यायालय न हो करके होने के बावजूद भी न्याय देने का काम करते हैं, जैसे जैसे अधिकरण, जैसे ट्रिब्यूनल्स, जिसे हमने भाग पढ़ाते वक्त कह दिया था कि 14 के जो क में है 42वें संविधान संशोधन भाग 14 के क में जोड़ा गया था, जिसमें ट्रिब्यूनल्स की बात, जिसमें मैंने कहा था ना एनजीटी जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में जिसका गठन हुआ, ठीक है। ये क्या करता है, ये पर्यावरणीय मामले को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, अब वैसे भी ऑलरेडी केस होते हैं, लेकिन अब पर्यावरण मामलों को निपटारा करने के लिए क्या है, एक अलग से एक वैकल्पिक न्याय व्यवस्था बनाई गई है, जिसे हम एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एक प्राधिकरण है, क्या है, ठीक है, अधिकरण, ट्रिब्यूनल है, समझ गए ना। तो ये क्या है, पारंपरिक न्यायालय नहीं होते हैं, किंतु यह न्याय के कार्य के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे ढेर सारे आयोग भी होते हैं जो क्या है, कुछ हद मामलों में क्या है, न्याय जैसा कार्य का मतलब क्या है कि वो सलाह देते हैं, ठीक है, कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और कुछ आयोग जो है, जैसे चुनाव आयोग क्या है, आपने देखा होगा कि कुछ समय पे क्या करता है, अर्ध न्यायिक कार्य भी करता है, ठीक है, डिस्क्वालीफाई किसी के होने का क्या है, सलाह देता है। आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति क्या है, चुनाव आयोग के सिफारिश पर ही किसी जो है मंत्री या किसी भी सदस्य को क्या करता है, लोकसभा के, ठीक है, अयोग्य घोषित करता है। आगे देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं एक एक करके, जो हायरार्की आपने पढ़ा उसी को इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इसकी कुछ पृष्ठभूमि देख लीजिए। इसी भाग 5 का, क्योंकि देखो सर्वोच्च न्यायालय है वो राज्य के स्तर पर आता है कि केंद्र के स्तर, बताइए, केंद्र के स्तर पर। तो केंद्र के स्तर पर क्या है, संघीय कार्यपालिका और संघीय विधायिका आपने पढ़ा है, भाग 5 में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो संघीय स्तर पर है तो संघीय न्यायालय ही तो इसे कहेंगे ना। तो संघीय न्यायालय क्या है, भाग 5 में ही आएगा, क्योंकि भाग 6 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका और राज्य की विधायिका है, तो आएगा नहीं, इसलिए इसे भाग 5 में, संघ के स्तर, केंद्र के स्तर पर है, भाग 5 में है, इसे भाग 5 के अध्याय 4 के अंतर्गत है, इससे आना नहीं है, ठीक है। और इसी भाग 5 के ही अंतर्गत अध्याय 4 है, माने 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड है। अब हमें रटना क्या है वो देखो, काम की बात, मुद्दे की बात। चलो भैया, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट आना शुरू, ठीक है। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक है, ठीक है। ये आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या है, सीधे पूछ लेता है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक का प्रावधान है। आप वहाँ पर 48 दिया रहेगा, फंस जाएंगे। 48 जैसे ही लिखेगा वैसे कैग आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 124 के क्लाज 1 में दिया गया। अभी आप क्या रटोगे, क्या क्लाज 1 2 3 रटेंगे, नहीं, अभी आप रटो इसके गठन का बात किस में दिया गया है, 124 में रटो। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन दिया गया है। अब इसका कुछ औपनिवेशिक पृष्ठभूमि देख लीजिए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो माने प्राचीन इतिहास में न्याय की व्यवस्था अलग अलग चरणों में रही है, उसकी बात नहीं करेंगे, जहाँ से प्री में आते हैं वो देखेंगे। औपनिवेशिक चरण माने उस दौरान जहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया इसके क्षेत्र में, उसकी बात करते हैं। अंग्रेजों के द्वारा आप देखेंगे फेडरल कोर्ट की बात पहले की गई थी, ठीक है। पहली बार जब संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की बात की गई, कब की गई थी, ठीक है, तो आप देखेंगे 1937 में। कब की गई, 1937 में। उसमें उस फेडरल कोर्ट या उस समय की वो जो संघीय न्यायपालिका थी, ठीक है, उस न्यायपालिका में ये पेपर में आया था, मुझे अच्छे से याद है कि मैं ये सवाल सही किया था, ठीक है। तो इसमें पूछा जाता है कि जो पहली बार फेडरल कोर्ट अंग्रेजों के समय 1937 में बनाया गया, उसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है 8 है, 8 थी, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश है और 7 अन्य, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य, टोटल 8। आप इसके जो चीफ जस्टिस था उस समय का, आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है।
चलिए आगे देख लीजिए। वर्तमान में आप देखो भाई, वर्तमान में आप देखोगे तो कुल सुप्रीम कोर्ट के कुल सदस्य कितने हैं, कुल कितने न्यायाधीश हैं, मतलब सदस्य का मतलब कितने न्यायाधीश, तो एक मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 33 अन्य हैं। तो टोटल कितने हो गए, रट लो आप, 34 हैं। टोटल कितने हैं, 34 है। अच्छा अब यहीं पे बता देता हूँ। अच्छा 33-34 कब बढ़ेगा, कौन बढ़ाएगा, ये कौन बढ़ाता है, तो हमारे भारत की संसद जो है, ठीक है, जो सर्वोच्च विधायिका है हमारे देश की संसद, उसके पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट की संख्या, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कब कितनी करेगा। क्लियर हो गई, ये याद रखना, वो पूछता है कौन करता है, किसके पास पावर है। ठीक है, नोट देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ 200 का नोट है, 2 स्टेटमेंट है। इसकी स्थापना, अच्छा ये सवाल आया था आपको, चाहे याद होगा, प्रीवियस ईयर दिए होंगे। इसकी स्थापना देखो 1950 में हुई थी, 26 जनवरी को। ये नहीं पूछा था, लेकिन ये पूछा था कि आप ये बताओ इसका उद्घाटन कब हुआ था, प्रारंभ कब हुआ था, ये डेट आई थी। ठीक है, ये डेट आई थी प्री में, एग्जैक्ट यही लिखा था। तो आप ढेर सारे लोगों ने क्या किया, 26 लगाया। 26 नहीं, 26 को तो इसकी स्थापना हुई, लेकिन इसका उद्घाटन काम करना शुरू कब की, उद्घाटन हुआ 28 जनवरी को। भैया ये रट लो, ठीक है, ऐसे पढ़ा रहा हूँ, आप ऐसे पढ़ो ना, एक बार पढ़ो, अच्छा पढ़ लो, क्या ही 5 जगह पढ़ना। देखो यहाँ पर क्या है, अब हम एक एक करके देखे पढ़ेंगे। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी क्या है, माने गठन भी 124 में है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी 124 आर्टिकल में है। अभी इतना ही रख रही है, क्लास बाद में। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता कौन है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों, चाहे मुख्य की हो चाहे अन्य की, सभी की राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, देखिए सुप्रीम कोर्ट, देखो SC लिख दिया हूँ, हैंड रिटन लिखना होता है, बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं लिख दिया हूँ, आप समझिएगा, और आप तो ऑफिसर हैं तो समझते ही होंगे। ठीक है, SC माने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श के पश्चात ही राष्ट्रपति क्या करता है, परामर्श के पश्चात ही राष्ट्रपति क्या करता है, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो जानते रहिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के से परामर्श के पश्चात। ठीक, आगे देख लीजिएगा। वर्तमान में प्रैक्टिकल देखो कैसे होता है, वो देखो यहाँ पर। तो कोलेजियम सिस्टम जो है ये प्रैक्टिकल है, जिसके बिहाफ पर चुनाव वास्तव में मुख्य न्यायाधीश का होता है। क्लियर, ठीक है। तो कोलेजियम व्यवस्था क्या है, तो प्रावधान इसका कब किया गया कोलेजियम का, तो अक्टूबर 1998 से यह व्यवस्था की गई है। कोलेजियम, ध्यान से सुनना, कोलेजियम क्या है, कोलेजियम 5 लोगों का समूह है, 5 लोगों को सामूहिक रूप से कोलेजियम कहते हैं, बनता है, जिसमें एक भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। ध्यान से सुनना, योग्यता नहीं है, एज है, वरिष्ठतम, वरिष्ठता। तो टोटल कितने हो गए, 5 सदस्य। कितने हो गए, 5 सदस्य। 5 सदस्य, एक मुख्य और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह को कोलेजियम कहते हैं। और इसी के द्वारा जब किसी के नाम के आगे आम सहमति बनती है तो उसी के नाम को रिकमेंड किया जाता है कोलेजियम सिस्टम के तहत राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उसके नाम को क्या कर देते हैं, ठीक है, नियुक्त कर देते हैं। अब यहाँ पर एक खेला है जो आप अच्छा पढ़ते होंगे तब समझेंगे। यहाँ पर ये है कि वैसे सहमति का क्या मतलब होता है, सहमति की ये मतलब होता है सामान्यतः कि 5 में से अगर 3 लोग किसी पक्ष में आ जाएं, 2 से 1 ज़्यादा, तो विधेयक पास, माने वो प्रस्ताव माना जाएगा पास। लेकिन यहाँ खेला है, यहाँ पर कम से कम 5 में से 4 चाहिए, 5 में से 4 चाहिए, ये ध्यान रखना है। देखो कैसे, यहाँ पर लिखा है मुख्य न्यायाधीश एवं कम से कम 3 अन्य न्यायाधीशों की अगर सहमति बनती है, टोटल 5 में से 4 जिसके नाम पर सहमति दें, ठीक है, तो उसके नाम को कोलेजियम रिकमेंड करता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उसके क्या करते हैं, राष्ट्रपति उसको नियुक्त करते हैं मुख्य न्यायाधीश के रूप में। अन्य न्यायाधीशों, अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई, तो अब उसके माध्यम से कैसे अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। ठीक है, देखिए अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, तो राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर क्या करता है, सलाह पर
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। लेकिन देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने आपके लिए लिखा है, देखो इतना ध्यान से आप पढ़े नहीं होंगे अभी तक। अगर मुख्य न्यायाधीश 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करके ही सलाह देता है, माने जो लिखा तो होता है कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेगा, लेकिन मुख्य न्यायाधीश केवल अकेला सलाह नहीं दे सकता भाई, वो सलाह देगा, माने 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेने के बाद ही सलाह देता है, ये मुद्दे की बात है। ठीक है, अगला देखिएगा नोट, किंतु अगर हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट तो एक ही होती है तो वहाँ कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन अगर हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र जैसी बात करनी हो तो ट्रांसफ़र तो राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन वहाँ भी मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। लेकिन अब देखो ध्यान से, मुख्य न्यायाधीश ऐसे में ट्रांसफ़र के लिए 4 न्यायाधीशों से क्या करेगा, सलाह लेने के बाद ही रिकमेंड करेगा, तभी माना जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम आगे देखें, देख रहे हैं कि ठीक हमारे नीचे रोड जाती है, अब देखो कोई यहीं पर रुक करके इतना गाना बजा रहा है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डिस्टर्ब भी हो रहा होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं न्यायाधीशों की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, न्यायाधीशों की। रोकी दे, चलो दोस्तों इंतज़ार कर लिए, अब वो लोग चले गए साउंड बजाने वाले। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब न्यायाधीशों की योग्यताएं देख लें। तो न्यायाधीशों की योग्यताओं के लिए 4 बातें याद रखनी। एक तो भारत का नागरिक जो कॉमन है उसे याद मत करो आप, ये जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से 2 पॉइंट आप याद कर लो। ठीक है, देखो एक तो ये है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो हाई कोर्ट में लगातार, देखो ध्यान से सुनना, ये लगातार वर्ड पे फोकस रहना, लगातार अगर 5 वर्ष आप न्यायाधीश रहे हैं, जज रहे हों, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, हाई कोर्ट में अगर आप जज 5 साल लगातार रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आप जज बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। ठीक है, और अगर हाई कोर्ट में अगर आप लगातार 10 वर्ष तक वकालत किए हों, लगातार ध्यान से सुनना, लगातार अगर 10 वर्ष वकालत किए हों, देन आपको जो है आप एलिजिबिलिटी रखते हैं न्यायाधीश बनने की। या ये सवाल भी आया है एक बार, ठीक है, कि ये कि राष्ट्रपति की नज़र में अगर वो पारंगत विधिवेत्ता है, ठीक है, अगर राष्ट्रपति को ये समझ में आता है कि विधि का अच्छा इनके पास ज्ञान है, तो भी ये, ठीक है, उसे योग्यता मानी जाएगी। ठीक, आगे देखिएगा। ठीक है, न्यायाधीशों की पदावधि देख लीजिए क्या होती है। तो ये भी आर्टिकल 124 के 2 कम है, लेकिन आप इसमें ही याद रखो 124 में भी न्यायाधीशों की पदावधि की बात करें, माने कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष या 65 वर्ष। माने अगर वो, ठीक है, जिस दिन वो बनते हैं उससे अगर उनकी उम्र 65 वर्ष होते होते 5 वर्ष पूरा हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो आज बने और आज से 3 साल बाद ही उनको 65 साल के हो गए तो उनका कार्यकाल 3 ही वर्ष हो जाएगा, माने 5 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले आ जाए। ठीक है, कार्यकाल पूर्व राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे करके अपना पद रिक्त भी कर सकते हैं और उन्हें हटाया भी जा सकता है, जैसा कि हमने देखा था 124 के 4 में उन्हें क्या है, अपने पद से हटाया भी जा सकता है। एक तरीके से महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। आगे देखेंगे हम लोग न्यायाधीशों को हटाने की क्या प्रक्रिया होती है। देखो ये मैं आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से बनाया, चाहे आप प्री में पढ़ेंगे तो रट जाएंगे, मेंस में लिखेंगे तो भर भर के नंबर दे देगा। न्यायाधीशों को हटाने की क्या प्रक्रिया होती है, तो उसके केवल 2 मूल आधार हैं, रट लो, ये पेपर में बल भर आता है। ठीक है, आपके पूछेगा वहीं लिखा रहेगा पागल या दिवालिया, तो आप अगर वो पागल और दिवालिया पर लगाए ना आंसर, तो आप ऑफिसर वाले पेपर में तो फेल हो जाएंगे और वनडे वाले पेपर में ये सब पूछेगा ही नहीं। ठीक है, तो मूल आधार केवल 2, पागल दिवाली वाले बात मत करो आप। एक तो है सिद्ध कदाचार, ठीक है, माने मिसबिहेवियर, देखो यहाँ पर एक शब्द ये भी याद रखना, केवल मिसबिहेवियर नहीं है बल्कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर है, माने जो मिसबिहेवियर का आप अभी आरोप इन पर लगाओगे ना, उसे प्रूव भी करना होगा। जब प्रूव हो जाएगा समिति के द्वारा, तभी उनके अगेंस्ट आप जो है प्रस्ताव माने महाभियोग की तरह विशेष बहुमत से पास कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। तो एक सिद्ध कदाचार एक आधार है जिसके आधार पर आप उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट ला सकते हैं। दूसरा क्या है, असमर्थता, माने इनकैपेबिलिटी, किसी कारणवश वो अगर इनकैपेबल हो जाते हैं अपने पद का
दायित्व का निर्वहन करने में। तो दो आधार हैं पेपर। देखो जब पॉलिटी हम पढ़ते हैं तो उसमें पॉलिटी में जो लिखा है केवल उसी को माना जाता है, दाएं बाएं नहीं। तो ये दो केवल ए बी यही दो ही आधार, इन्हें रट लो आप। ठीक है, अब सुनो, मान लो आपने जो है प्रस्ताव का आधार आपके पास मिल गया, तो अब क्या होगा, तो प्रस्ताव के लिए क्या आवश्यक होगा, तो लोकसभा में अगर ये प्रस्ताव उसको हटाने के लिए लाते हैं न्यायाधीश को, तो कम से कम 100 सदस्य का अप्रूवल होना चाहिए। और अगर राज्यसभा में यही हटाने की प्रक्रिया या प्रस्ताव लाते हैं तो वहाँ 50 सदस्यों का सहमति आपको चाहिए। ठीक है, तो ये दो फैक्ट यहाँ से रट लो। ठीक, पहले तो आपने सिद्ध कदाचार के हिसाब से या फिर असमर्थता के आधार पर आपने प्रस्ताव आधार प्राप्त किया, और जब आधार प्राप्त किया तो जिस सदन में लाएंगे उसकी कंडीशन फुलफिल करो। तब क्या होगा, तब आप जो है वहाँ जब आपको इतने लोग सहमत होंगे तब जा कर के एक जांच समिति बनेगी। क्या बनेगी, जांच समिति बनेगी। ठीक है, जिसमें 3 सदस्य होंगे, जिसमें 3 सदस्य होंगे। ठीक है, जिसमें 3 सदस्य होंगे। ओके, आगे देखिएगा, और ये सदस्य 3 जो सदस्य होंगे वो लोग जब इस जांच की समिति के द्वारा जांच किया जाएगा तो सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर जो आरोप लगाया गया है वो सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तब तो नहीं आप लगा सकते, माने उन्हें हटा नहीं सकते। लेकिन अगर ये पाया गया कि सही है, जब आरोप सिद्ध हो जाएंगे तब आप दोनों सदनों में से किसी भी सदन में आप प्रस्ताव को लाए होंगे तो वहाँ पर 2/3 बहुमत माने विशेष बहुमत से आप विधेयक को पारित करिए। फिर अगले विधेयक में माने अगले सदन में, अगर लोकसभा में शुरू किए तो राज्यसभा में पास करके भेजो, अगर राज्यसभा वालों ने शुरू किया है तो राज्यसभा में 2/3 पास करके फिर लोकसभा में जाए, और वहाँ भी 2/3 बहुमत से जब पास होगा तो उसी दिन उसी टाइम उसी वक्त से क्या हो जाएगा, न्यायाधीश का पद रिक्त समझा जाएगा। लेकिन एक टेक्निकलिटी की बात मैं बताता हूँ कि जिस सेशन में, जिस सत्र में, जैसे आपने सुना है, आप पढ़ा चुका हूँ, बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जिस सत्र में ये प्रक्रिया शुरू होगी उनको हटाने की, उसी सत्र के अंतर्गत ही राष्ट्रपति के पास ये विधेयक दोनों सदन पास होने के बाद जाना चाहिए। अगर दूसरे सत्र में गया तो फिर नहीं हटाया जा सकता। शपथ एवं प्रतिज्ञान की बात करें तो राष्ट्रपति के समक्ष ही क्या है, राष्ट्रपति के समक्ष जो है जो न्यायाधीश होते हैं, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो सुप्रीम कोर्ट के, वो शपथ ग्रहण करते हैं। और उनके शपथ के बारे में क्या है, अनुसूची शेड्यूल 3 में है, पढ़ा चुका हूँ। यह भी अनुच्छेद 124 के क्लास 6 में है। अब देखिए अगला, न्यायाधीशों का वेतन। अच्छा, वेतन कौन तय करता है, तो मैं बता देता हूँ, संसद। संसद जो विधि के द्वारा जितना तय करे उसी उतना ही जो है इनका वेतन होगा। तो वर्तमान में देख लिए कितना तय किया है, तो संसद की विधि ने वर्तमान में 2,80,000 प्रति माह जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का है, और जबकि अन्य का 2.5 लाख प्रति माह है। बाकी जो भत्ते मिलते हैं वो अलग की बात है। अब वेतन किस में है, तो वेतन 25 में है, वेतन 125 में। कैसे याद करेंगे, वेतन 125 में, वेतन 125 में। आगे देखिएगा, न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां, माने थोड़ा सा क्या इम्यूनिटी मिलती है, थोड़ा सा विशेष अधिकार टाइप का, वो क्या मिलता है इनको। ठीक है, वो देख लो, ये पेपर में बहुत आता है, ये बहुत दमदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज़ देखो, यहाँ देखना, अनुच्छेद 121 के तहत ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके कर्तव्य आचरण, माने जिस तरीके से सुनवाई करते हैं, क्या सुनवाई करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उनके कर्तव्य और आचरण पर संसद के किसी भी पटल पर चर्चा नहीं हो सकती। उनके कर्तव्यों के पालन या आचरण पे नहीं हो सकता है। ये उनको विशेष अधिकार है, इम्यूनिटी मिली है, ये रट लो आप। आर्टिकल 101 यही कहता है कि संसद में किसी भी तरीके से किसी भी सदन में, संसद किसी भी सदन में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों कर्तव्यों और आचरणों पर कभी भी चर्चा नहीं होगी। ठीक है, वो अलग की बात है, आगे इसी में पढ़ेंगे। मैं बता देता हूँ, अनुच्छेद 121 के बाद 122 आता है। 122 ये कहता है, 122 ये कहता है कि संसद के सदस्यों के कर्तव्य और आचरण पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा नहीं होगी। ये वाइस वर्सा है, ध्यान से समझना। ऐसे ही क्या है, ऐसे ही है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण और चर्चा
आचरण और उनके कर्तव्यों के विषय में, ठीक है। राज्य के स्तर पर क्या होता है, संसद जैसा विधानमंडल होता है, तो राज्यों के विधानमंडल में किसी भी प्रकार की बहस नहीं हो सकती है, यह भी 211 अनुच्छेद के तहत। देखो आर्टिकल 121 से ही 211 बनाना है, आर्टिकल 121 से ही 211 बनाना। ऐसे ही ठीक वहाँ पर भी क्या है, जैसे उसमें 122 बताया वैसे इसमें क्या हो जाएगा, 212 हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, आगे देख लीजिएगा। ऐसे आर्टिकल आपको रटा देंगे, ठीक है। आप केवल समझो अच्छे से, पेशेंस के साथ पढ़ो, दमदार पर्सनालिटी की तरह। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, न्यायाधीशों पर प्रतिबंध कौन लगाता है या क्या आधार हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत करने पर इन पर क्या है, प्रतिबंध है। माने जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जज हैं या चीफ जस्टिस हैं, माने चीफ जज हैं, दोनों ही, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे न्यायाधीश हो, अगर वो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के रह चुके हैं जो भी व्यक्ति, वो अन्य पूरे भारत के किसी भी अन्य न्यायालय या ट्रिब्यूनल्स माने अन्य अधिकरण में कभी भी वो किसी का केस नहीं लड़ सकते हैं, ये उन पर प्रतिबंध है। ये पेपर में आता है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ, क्या क्या क्षेत्राधिकार और इनकी शक्तियाँ हैं। देखो मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से, देखो यही पढ़ते प्री में भी है और यही पढ़ते मेंस में भी है और यही पढ़ते हैं वनडे वाले भी किताब, और यही आप भी पढ़ेंगे और फैक्ट सब पढ़ेंगे। लेकिन अरेंजमेंट ऑफिसर अरेंजमेंट करके देख लेता है, बस इतनी बात है। देखो यही सब पढ़ेंगे, प्री में सब कोई पढ़ता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, लेकिन हमने एक जगह सीक्वेंस में पहले आपको बताया, ड्राफ्ट दिया कि ये आप आगे पढ़ेंगे, ये है तरीका। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे, अपीली क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे, परामर्शी क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे और पुनर्विलोकन का अधिकार पढ़ेंगे और अन्य कुछ अधिकार एवं शक्तियाँ पढ़ेंगे। अब इसमें से एक एक करके मैं पढ़ाता हूँ। देखो प्री में कितने भर भर के क्वेश्चन आते हैं और आप कई बार पढ़े भी हैं, ठीक है। देखो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करें, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो अनुच्छेद 131 में, अब यहाँ से ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 131 में क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अच्छा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का क्या मतलब है, जैसे आपका क्या है, आपका भी अपने घर में कुछ तो प्रारंभिक अधिकार होंगे ना, प्रारंभिक कुछ क्षेत्राधिकार हैं, ठीक है, कि ये रूम मेरा है इंडिविजुअली या ये साइकिल मेरी है, माने उस पर दूसरे का हक नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से कुछ तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है, ये चीज़ है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में भी दो प्रकार से क्षेत्राधिकार होते हैं। देखो आप ऐसा नहीं पढ़े होंगे, ना ही नोट्स बनाए होंगे कभी। देखो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में, कह सकते हैं। एक तो अत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, माने उन अधिकारों की बात की जाती है इसमें जिस पर कोई भी अन्य सुनवाई नहीं कर सकता, माने वो आपके अधिकार जिस पर कोई भी अपना राइट नहीं बता सकता, वो अत्यंतिक है, एब्सोल्यूट है। जैसे आपकी पत्नी है, उस पर आपका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, और आपके पति हैं, वो आपके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं, उस पर आप किसी भी स्थिति में कोई किसी पर दूसरा हक नहीं कर सकता भैया। ये है प्रारंभ, माने अत्यंतिक है, वो एब्सोल्यूट पावर है आपके पास, ठीक है। अब समझ गए होंगे, माने ऐसे विषयों पर सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई सुनवाई नहीं कर सकता, ठीक है। आपके पति कोई और जोर नहीं कर सकता, ठीक। देखिए इसमें 3 पॉइंट हैं, आप देख लो। एक, भारत सरकार और देखो भारत सरकार एक तरफ हो और एक से अधिक राज्य के मध्य अगर विवाद हो तो ऐसा केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और अगर एक तरफ केंद्र सरकार हो, दूसरी तरफ, ठीक है, एक तरफ केंद्र सरकार और एक या एक से अधिक राज्य एक तरफ हो जाए और अन्य में एक या एक से अधिक राज्य दूसरी तरफ हो जाए तो भी हो सकता है। तीसरा देख लो, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद है तभी, माने ऐसे विवादों पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, हाई कोर्ट में या अन्य किसी भी न्यायालय में कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, ये एब्सोल्यूट पावर है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, ठीक है। नोट देख लीजिएगा, नोट यहाँ पर 2 हैं, अच्छे से लिखे हैं। देखो 2 में आवश्यक क्या है, माने क्या ऐसा आवश्यक है जिसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की श्रेणी में ये रखे जा सकते हैं। तो ऐसे विवाद, सभी विवाद ने, ध्यान से सुनना, ये ऊपर के लिखे तीनों जो केस हैं जिनकी ये सुनवाई करता है, ठीक है, ये तभी इसके अंतर्गत आएंगे जब
जब उन विवादों में कोई विधि से संबंधित प्रश्न हो, माने जो संविधान के तहत कोई विधि हो, उसके तहत कोई राज्य काम न कर रहा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट काम न कर रही हो, या दोनों के मध्य मतभेद हो, माने उसके लिए कोई क्रिमिनल आधार नहीं होना चाहिए, उसमें कोई सिविल आधार नहीं होना चाहिए। उसमें जो मुद्दा हो, ऐसे दो राज्य या दो से अधिक राज्यों या भारत या अन्य राज्यों के बीच में, वो विधि से संबंधित प्रश्न उसमें निहित हो, विधि की व्याख्या हो, विधि से संबंधित, विधि के विरुद्ध कोई काम कर रहा, ये जरूरी है। ठीक है, अगला देखिएगा, अपवाद क्या है देख लीजिएगा। माने कहने की यह है कि एब्सोल्यूट जो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार है वो किन पर लागू नहीं होता है। तो उसका अपवाद ये है कि जो संविधान से पूर्व जो संधि समझौते सरकार जो है सरकार ने किए हैं, देश ने किए हैं, ठीक है, उस पर अत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार इनका नहीं है। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। और समवर्ती क्षेत्राधिकार का मतलब ये है कि ऐसा और किसी के पास भी क्षेत्राधिकार है उसी के जैसा इनके पास भी है। समवर्ती माने एक ऐसा ही किसी और के पास रहा हो। जैसे मूल अधिकारों संबंधी अधिकार क्या है, इनके पास अत्यंतिक अधिकार है, लेकिन क्या मूल अधिकारों पर जो है और किसी न्यायालय को अधिकार नहीं दिया गया है। तो आप देखेंगे अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास, मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए। ऐसे ही अनुच्छेद 226 के तहत क्या है, रिट जारी करने की पावर किसके पास है, हाई कोर्ट के पास। तो ऐसा ही कुछ इसमें है, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत जो राइट आते हैं उस पर भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास अत्यंतिक नहीं माने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। ठीक, आगे देखिएगा अपीली अधिकार। ठीक है, अपीली अधिकार में क्या है, अब इसमें मैं बाइफर्केट केवल किया हूँ, बाकी आप सब हर कोई यही पढ़ता है भाई, सब पढ़ते हैं, आप में से पढ़े भी होंगे। देखो संवैधानिक अपील किस आर्टिकल में आता है, 131 के बाद 132 में। हम क्रम से बताएंगे, लिखे भी याद हो जाएगा। देखो संवैधानिक अपील, सिविल अपील 133 और आपराधिक अपील 134, ऐसे याद करना। प्रारंभिक 131, संवैधानिक 132, सिविल मामले 133 और आपराधिक मामले 134। अच्छा, इतना केवल समझ लीजिए। यहाँ पर अपीली अधिकार का क्या मतलब होता है, मतलब ये केवल इतना समझना है, ठीक है, जैसे किसी न्यायालय के द्वारा, ठीक है, ये भैया कालीन भैया के यहाँ रात में बहुत जो है ट्रैक्टर चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखो आप, ठीक है, तो ये आर्टिकल रट लेंगे, लेकिन यहाँ पर अपीली अधिकार का केवल तात्पर्य इतनी सी बात है कि मान लीजिए कोई न्यायालय ने आपके पक्ष में या विपक्ष में जो निर्णय दिया है, जो आदेश दिया है, ठीक है, उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, और अभी आप पढ़ लिए कि भारतीय जो न्याय प्रणाली है वो इंटीग्रेटेड है, जुड़ी हुई है, कोई आइसोलेट नहीं है, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो आपकी बात अगर सुप्रीम कोर्ट ना पहुंचे तो फिर इंटीग्रेटेड कैसे रह गई, समेकित कैसे रहे। तो आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जब हाई कोर्ट में ऐसा मामला आपके अगेंस्ट रहा हो, आप सेटिस्फाई ना हो, तब आप वहाँ अपीली अधिकार के तहत आप अपील करते हैं, और वो चाहे तो सुने और चाहे तो ना सुने। लेकिन जब ऐसा मामला जिसमें संविधान से संबंधित, संविधान की व्याख्या करनी हो, माने ऐसा उसमें विवाद मैटर फंसा हो जिसमें संविधान की वेगनेस नज़र आ रही हो, ठीक है, एम्बिग्यूटी नज़र आ रही हो कि उसे सही से व्याख्या करनी है ताकि मामला रफा दफा हो जाए, तो ऐसे मामले को जब वो सुनवाई करने के लिए एक्सेप्ट करेगा अपील को ना आपकी, तब उसे कहेंगे संवैधानिक अपील, 132 के तहत करेगा। लेकिन अगर कोई सिविल मामले आप हाई कोर्ट से तंग हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तब अगर वो आपकी बात को सुनने को तैयार होगा तो 133 के तहत। और अगर कोई क्रिमिनल आपको कोई किसी ने मृत्युदंड जबरदस्ती दे दिया है, तो ऐसे मामले की सुनवाई के लिए अगर जब जाएंगे वो एक्सेप्ट करेगा तो 134 के मामले में, क्योंकि वो आपराधिक है। ठीक है, अब इसमें प्रश्न क्या आते हैं वो देख लो। संवैधानिक के बारे में देखिए, तो संवैधानिक अपील उच्च न्यायालय, अभी वो बता दिया वही पढ़ देते हैं। उच्च न्यायालय के किसी निर्णय के विरुद्ध, माने वो दिया है आप सेटिस्फाई नहीं, जिसमें संविधान की व्याख्या करना, इंटरप्रिटेशन करना आवश्यक है, तो ऐसे मामलों की वो संवैधानिक अपील के तहत सुनवाई कर सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सुनवाई। जब संवैधानिक अपील को स्वीकार करेगा तो उसकी सुनवाई एक जज नहीं करता, 2 जज नहीं करते, 3 जजों की बेंच नहीं करती, 4 जजों की बेंच नहीं करती, बल्कि 5 जजों की बेंच करती है। पूछो क्यों, क्योंकि यह संविधान की व्याख्या करनी होती है, इसमें संविधान की व्याख्या संबंधी कोई मैटर फंसा है, ठीक है, इसलिए 5 सदस्यीय जो पेपर में आता है, मैं आपके लिए लिखा हूँ, बोल भी रहा हूँ,
ठीक है। अगला देखिएगा, सिविल मामले अगर संबंधी हैं, ठीक है, सिविल मामले संबंधी है, तलाक का मामला है, ठीक है, या फिर आप देखो भरण पोषण भत्ते की बात है, ठीक है, ऐसे कोई मामले सिविल के हैं तो उसमें अगर हाई कोर्ट ने आदेश, डिक्री या निर्णय ऐसा कुछ दिया है जिससे आप सेटिस्फाई नहीं है तो उसके विरुद्ध क्या है, सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं तो सिविल मामले के तहत वो 133 के तहत सुनवाई कर सकता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक दशा क्या है, माने किन केसों के तहत सिविल मामलों को ले सकता है, जिसमें विधि के व्यापक महत्व की बात हो, ठीक है, माने जो सरकार ने या संविधान के तहत कुछ कानून बनाए गए हैं उस कानून के तहत, प्रक्रिया के तहत आप दिया जा रहा है। जैसे एक सिंपल सी बात करूं, ठीक है, जैसे आप देखो कि किसी ने तलाक दे दिया हो, ठीक है, और आप जो है उसे भरी सभा में 2 जूता मार करके छोड़ दो, या किसी ने जो है दहेज लिया है उसके बाद में जो है, ठीक है, आप जो है अब वो दहेज के मामले में आप उसको सही सजा दो, लेकिन सिंपली अगर कर दिया जाए, निर्णय कर दिया जाए, तो आप अगर सेटिस्फाई नहीं है तो इसके तहत जाएंगे, ठीक है। तो वो विधि के अनुरूप नहीं निर्णय दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, इसलिए ऐसे मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता। हाई कोर्ट के द्वारा विनिश्चय अगर हाई कोर्ट खुद कह दे सुप्रीम कोर्ट से कि ठीक है कि इस मामले पर जो है सुनवाई की जानी चाहिए आपके द्वारा, तो भी वो किया जा सकता। अच्छा, आपराधिक मामले अगर आपके हैं तो क्या होगा, आपराधिक मामले के लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में जब सेटिस्फाई नहीं होंगे हाई कोर्ट के निर्णय से, ठीक है, उसके विरुद्ध, तब इसके लिए आवश्यक ये है कि हाई कोर्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय, देखो ध्यान से सुना, हाई कोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को पलट करके अगर मृत्यु दंड दिया गया हो तो आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो सुनवाई कर सकता है। और हाई कोर्ट के द्वारा अपने पास अगर माने नीचे वाले अदालतों के मुद्दे को अपने पास बुलाया हो, कभी मंगाया हो और मृत्युदंड की सजा दे दिया हो, ठीक है, तो ऐसे मामले को भी ले जा सकते हैं। हाई कोर्ट खुद अगर प्रमाणित कर दे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस विषय में दिया जाना अनिवार्य है तो भी वो 134 के तहत आपराधिक मामले में सुनवाई कर सकता है, माने अपील को ग्रहण कर सकता है, स्वीकार कर सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका आर्टिकल 136, 135 नहीं 136, विशेष इजाजत। इसका मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत किसी को संवैधानिक कोई मामला ना हो, ठीक है, और आपराधिक ना हो, सिविल ना हो, ठीक है, कोई भी मामला हो इसके अलावा भी इससे भी संबंधित, लेकिन जो उसके तहत सुनवाई न किया हो या न करने वाला हो, तो किसी परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में या सिंपल परिस्थिति में क्या है, अपने विवेकानुसार, ठीक है, विशेष इजाज़त भी दे सकता है किसी के सुनवाई करने का। जैसे एक सिंपल थी, मैं आपको बात बताता हूँ, आजकल PIL देखे होंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, अगर किसी को आपको लगता है कि वो न्याय नहीं दिया जा रहा, उसके सुनिश्चित किया जा पा रहा है उसको, तो आप उसकी केस क्या है, विशेष इजाज़त के तहत जो है अपील कर सकते हो, ठीक है, और अगर सुनवाई के लिए तैयार हो गया सुप्रीम कोर्ट तो सुनवाई कर सकता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कि विशेष इजाज़त के तहत माने विशेष अपीलीकरण अनुच्छेद 136 के तहत मुद्दे को सुन सकता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अगर ऐसा निर्णय किसने दिया हो, सशस्त्र बलों सैन्य न्यायालय ने दिया है, सैन्य बलों के न्यायालय ने या उससे संबंधित ट्रिब्यूनल्स ने दिया है, तो उसके विरुद्ध विशेष इजाज़त के माध्यम से सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। परामर्शी क्षेत्राधिकार की बात कर लें, ठीक है, माने परामर्श देने का इसके पास क्या अधिकार है, तो 143 आई लव यू वाले भैया, ठीक है, तो इससे क्या है, वो परामर्श माने प्यार मोहब्बत की बातें आराम से राष्ट्रपति क्या कर सकता है, पूछ सकता है विधि से संबंधित, ठीक है, कि देखिए ये विधि सही है या नहीं है, उससे संबंधित वो सलाह मांग सकता है, 143 कर सकता है, ठीक है। अब 143 में भी 2 बातें हैं जो अक्सर हमसे बहुत बार पहले कन्फ्यूजन होता था, उम्मीद करता हूँ आज आपको बहुत अच्छे से कन्फर्म होगा, पहली बार आपको भी, ठीक है। कभी आप सुने होंगे कुछ मामलों में क्या है, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को, ठीक है, परामर्श देने के लिए बाध्य होता है और किसी में बाध्य नहीं भी होता है, तब आप फंसते हैं क्या होता है। तो देखो अनुच्छेद 143 के तहत तो ठीक है आई लव यू कर सकते हैं, माने विधि संबंधी जानकारी मांग सकते हैं, लेकिन इसके क्लाज 1 में जिस विषय पर राष्ट्रपति सलाह मांगेगा उसी विषय पर देना होता है सर्वोच्च न्यायालय को, लेकिन ऐसे विषय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सलाह देना अनिवार्य या बाध्यकारी नहीं है। हालांकि
कभी भी राष्ट्रपति मांग ले तो ऐसा नहीं होगा कि वो ना दे, लेकिन बाध्यकारी नहीं है, क्लाज 1 वाली बात। लेकिन देखो इधर क्लाज 2 वाला, अर्थात 143 के क्लाज 2 में संविधान लागू होने से जो पूर्व संधि और समझौते किए जा चुके हैं, ऐसे विषयों पर अगर सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति महामहिम ने मांग लिया परामर्श, तब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा परामर्श देना क्या है, सलाह देना बाध्यकारी है। हालांकि राष्ट्रपति इस सलाह को माने और तू माने ना या माने, ठीक है, माने और चाहे ना माने। ओके, नोट देख लीजिए। नोट में देखिए परामर्शी क्षेत्राधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से। ये एक फैक्ट है, ठीक है, इसे रट लीजिए। आगे देखिएगा, यूनिक पॉइंट लिखा है भैया, इसे नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। देखिए एक है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यह किसमें है, अनुच्छेद 126 के तहत। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माने एक कब हो सकता है, तो देखो बहुत अच्छे से मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो जब मुख्य न्यायाधीश क्या हो, या तो अनुपस्थित हो अथवा अपने कार्य का निष्पादन करने में क्या हो, इनकैपेबल हो जाए, माने असमर्थ रहा हो, किसी भी कारण हो जाए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में एक जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनमें जो कोई वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, उसमें से क्या होता है, उसमें से राष्ट्रपति चाहे तो किसी को तात्कालिक स्थिति में जब तक वो आते नहीं हैं तब तक के लिए मुख्य न्यायाधीश के रूप में या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है, और जब वो उतने टाइम के लिए रहेंगे जब तक वो आते नहीं, इसीलिए कहते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ठीक, ये बहुत ज़्यादा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 126, और कब क्या होता है ये सब बातें बता दिया। आगे देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका आर्टिकल सहित सारी बातें, ठीक है। तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है। एडहाक जज, एडहाक जानते हैं ना आप, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कहते हैं, एडहाक पे काम कर रहे हैं, माने कुछ टाइम पीरियड के लिए, माने एक निश्चित समय अंतराल के लिए काम करते हैं। तो तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट में है, और केवल, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट मात्र में ही यह व्यवस्था है तदर्थ न्यायाधीश की। हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश नहीं होते। अब बात आप ये देख लो कि तदर्थ न्यायाधीश किस स्थिति में नियुक्त किया जा सकता है और कौन नियुक्त करेगी, ये देख लो। सुप्रीम कोर्ट के अधिवेशन या जो सेशन माने सत्र जो आयोजित किए जाते हैं, उसमें अगर एक निश्चित संख्या न हो, जिसे हम निश्चित संख्या को हम लोग कोरम कहते हैं, निश्चित संख्या को कोरम कहते हैं। जैसे मान लीजिए 34 सदस्य हैं, 34 टोटल है मुख्य न्यायाधीश को, लेकिन अगर इसी में से क्या है 22-25 क्या हो, बाहर हो जाए, ठीक है, माने आउट ऑफ इंडिया रहे हैं या कोई भी बात हो जाए, ठीक है, तो माने जो सत्र को चलाने के लिए, माने बैठने के लिए, बैठक करने के लिए जो आवश्यक, ठीक है, आवश्यक संख्या होती है, उसे गणपूर्ति कहते हैं, कोरम कहते हैं। अगर वो नहीं पूर्ण है तो ऐसी स्थिति में कोरम पूर्ण करने के लिए क्या है, तदर्थ न्यायाधीश माने कुछ टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, देखो यहाँ पर लिखा है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही की जाएगी। माने राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से मुख्य न्यायाधीश कोरम को पूर्ण करने के लिए तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है अनुच्छेद 127 के तहत, लेकिन सिर्फ को सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में यह व्यवस्था नहीं है। यही बात यहाँ पर मैंने लिखा है, अब बार बार नहीं बोलेंगे। अगला देखिएगा, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनुच्छेद 127 के बाद अनुच्छेद 128, ये क्या कहता है, जो न्यायाधीश अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, माने जो अपना कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं, जैसे 5 साल या 65 साल को उनका कार्यकाल होता है, और वो क्या है, रिटायर हो गए, वो क्या हो गए, रिटायर हो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पेंडिंग केसेस वो क्या कर सकते हैं, निपटारा करने के लिए जो रिटायर्ड हैं न्यायाधीश हैं, पूर्व न्यायाधीश थे, उनको रिक्वेस्ट किया जा, ध्यान से सुनना, ऑर्डर नहीं दे सकते आप, रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि वो आएँ, और ठीक है, सारी उनको विशेषाधिकार मिलेंगे, सारी शक्तियाँ मिलेंगी, सारा वेतन उस दौरान तक मिलेगा। बस ये है कि वो आकर के उस टाइम पीरियड तक, जब तक कि चाहते हैं, ठीक है, कि मामला रफा दफा हो जाए, ठीक है, केस का, तब तक के लिए उन्हें नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन कौन करेगा, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से,
अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की नियुक्ति का अनुरोध किया जा सकता है, जिसे मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जा सकता है। माने मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को मैटर को रफा दफा करने के लिए रिक्वेस्ट की जा सकती है, आप आदेश नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, अभिलेख न्यायालय होना माने अनुच्छेद 129 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे रट लो। अनुच्छेद 129 क्या कहता है? अनुच्छेद 129 कहता है अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय के दो लक्षण होते हैं, माने किस आधार पर आप अभिलेख न्यायालय कहते हैं? बहुत अच्छे सवाल आता है यहाँ से। देखो, अगर निर्णय माने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय एवं कार्यवाही को देखेंगे तो आप लिखित रूप में साक्ष्य के रूप में रखा जाता है, अभिलेख के रूप में गजट कर माने रखा जाता है। ठीक है, लिखित रूप में रखा जाता है। और ध्यान से सुनना, ये रखा ही नहीं जाता, बल्कि आपने सुना होगा, ठीक है, कि जब भी कोई सुनवाई कर रहा होता है वकील, ठीक है, तो क्या करता है, वो फलाना साल के सुप्रीम कोर्ट के केस का रेफरेंस देता है कि माननीय जज महोदय, इस विषय से संबंधित मद्रास हाई कोर्ट या जो है सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई थी, ऐसा ऐसा था, जिससे मेरा संबंधित केस है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, उसके द्वारा दिए गए निर्णय साक्ष्य के रूप में भी प्रस्तुत किए जाते हैं। ये बात है अभिलेख न्यायालय होने का। और आदेश, एक और इसमें बात आती है कि अगर कोई आदेश का अवमानना करेगा तो क्या है, कंटेम्प्ट भी लगता है, और कंटेम्प्ट के लिए दंड भी दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास। क्यों? क्योंकि वो क्या है, अभिलेख न्यायालय है। अगर कोई आपके अगेंस्ट किसी ने केस किया और उससे संबंधित कोई सुप्रीम, जैसे मनपसंद शादी करने की, मनपसंद शादी करना एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में, ठीक है, ये व्यवस्था है। किंतु अगर सुप्रीम कोर्ट के इस केस को कोई रेफरेंस करते हुए अपनी केस को हैंडल कर रहा हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में अगर उसकी बात न मानी जाए, उसके विरुद्ध अगर सुनवाई कर दिया जाए, तब क्या है, ये जान लीजिए अवमानना लगेगा, या आप उस कोर्ट के बिहेव पर अगर आप कुछ मीडियम बोलते हैं ऐसा कुछ, तब भी कंटेम्प्ट लगता है। आप देख लीजिए अगला, आबद्धकारी शक्तियां, माने क्या ऐसी शक्तियां हैं जो बाध्यकारी हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय, आदेश और जो भी डिक्री है, उसे भारत के सभी न्यायालयों में बाध्यकारी है, माने कोई इस बात से मुकर नहीं सकता है। ठीक है, माने उसे लागू ही करना होगा। उसके रेफरेंस को कोई दे करके बात करता है तो आपको उसका रेफरेंस स्वीकार करना पड़ेगा। अगला देखिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल रिव्यू, इसका आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, और मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, सोर्स में यूएसए से लिया गया है। ठीक है, ये बता ही चुका हूँ। ये क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? देखो, मुख्य इसका उद्देश्य होता है संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बना ही क्यों है बताइए? मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 में ये क्या है, ठीक है, संविधान की व्याख्या करता है ना अनुच्छेद 13 के तहत, और फंडामेंटल राइट को प्रिवेंट करता है, माने हमारा वो अभिभावक है। ठीक है, तो ये संविधान की व्याख्या करने के लिए होता ही है, संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए होता है। ठीक है, और इसी के तहत तो क्या करता है, न्यायिक पुनरावलोकन माने जो विधि का निर्माण अगर विधायिका माने संसद अथवा राज्य स्तर विधानमंडल करे, उसकी समीक्षा करता है कि आपने संविधान के तहत विधि बनाई या नहीं बनाई। अगर नहीं बनाई तो ठीक है, उसे नल एंड वाइड घोषित किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इससे क्या होगा, संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने के लिए ही तो कोर्ट बना है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये उसका उद्देश्य हो गया। और क्या होता है इसमें, विधायिका बता दिया, विधायिका द्वारा निर्मित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है कि संविधान के तहत प्रक्रिया के अंतर्गत आपने बनाया है या संविधान के बियॉन्ड जाकर के तो नहीं बना दिया। अगर बनाया है तो ठीक है, उसे शून्य घोषित कर सकता है। और क्या है इसमें, एक चीज़ ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखो संविधान में और जुडिशरी में माने लोगों को विश्वास बना रहे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से भी यदि अपने आप को लगता है कि उस किसी टाइम पर्टिकुलर में अगर उससे कोई गलती हो गई है या उसका निर्णय आज के समय में उतना रिलेवेंट नहीं है, उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, ठीक है, तो अपने पुराने समय के दिए गए निर्णय को क्या कर सकता है, आज के समय में ज़्यादा तार्किक बनाते हुए उसे परिवर्तित कर सकता है, चेंज कर सकता है, यही है
ठीक है, अपने निर्णय आदेशों की प्रासंगिकता का परीक्षण करने के बाद उसे बदलने का भी इसके पास क्या है, अधिकार है। अच्छा, क्यों होगा आप खुद बताओ। जैसे एक व्यक्ति ए को क्या है, तब के समय में दिया गया था, उस रेफरेंस में सज़ा दे दी गई थी, लेकिन आज वो रेफरेंस अगर देखें तो सज़ा की बात नहीं बनती है, तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हम पुराने निर्णय को पहले बदल देते हैं जो आज रिलीवेंट नहीं रह गया है। ठीक है, इससे ट्रस्ट क्या होगा आपका, न्यायालय में बढ़ेगा। समझ गए। आगे देखिएगा, उच्चतम न्यायालय की अन्य क्या शक्तियां हैं, तो अन्य इसकी शक्तियां देखेंगे आप। अनुच्छेद 138 के तहत संसद द्वारा अधिकारिता में इसकी वृद्धि किया जा सकता है, माने इसके क्षेत्राधिकार जो होते हैं, ठीक है, उसी जैसे संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक क्षेत्राधिकार है ना, क्रिमिनल अधिकार क्षेत्राधिकार था, वो सारी बातों को क्या है बढ़ा, मतलब उसके कार्य क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, उसकी एरिया बढ़ाया जा सकता है। इन विषयों के साथ साथ अब इन विषयों पर भी क्या है, सुनवाई आप कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। ठीक, अगला देखिएगा 139 क्या कहता है। 139 ये कहता है कि संसद, देखो अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट 5 प्रकार से ज़्यादा प्रकार की रिट जारी कर सकता है। समझ गए कि नहीं, ये अंतर है। लेकिन अगर संसद चाहे तो अनुच्छेद 139 के तहत क्या कर सकता है, इसके भी रिट जारी करने की शक्ति क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, जैसे इसकी तुलना में हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार ज़्यादा है। अनुच्छेद 140 की बात करें तो संसद द्वारा कुछ अनुषांगिक शक्तियाँ भी दी गई, कुछ माने अन्य अलग शक्तियाँ भी सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं। अनुच्छेद 141 बता ही चुका हूँ। अनुच्छेद 142 की बात कर लें तो कंप्लीट जस्टिस देने की, जैसे कभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे राम मंदिर, ठीक है, राम मंदिर देखो ना, इतने भगवान श्री राम का जो स्थल है मंदिर का, ठीक है, उस प्रांगण से संबंधित कितने समय विवाद हो रहा था ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है, विवाद का, ठीक है, जरिया माने विवाद इतना लंबा बढ़ जाता है जिस पे निर्णय देना अत्यंत आवश्यक हो, लेकिन कोई बहुत ऐसा रेफरेंस ना रह रहा हो, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें न्यायालय के पास एक पावर है, अनुच्छेद 142, जो कंप्लीट जस्टिस माने पूर्ण न्याय दे करके उस मामले को रफा दफा कर सकता है। ठीक है, एज पॉसिबल, तो ये कंप्लीट जस्टिस की बात है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पार्ट मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे प्रमुख जो अनुच्छेद है, तो 124 अभी आपको बताया, 124 किससे संबंधित है, न्यायालय के गठन से, 25 पेमेंट से है, और 126 क्या है बताइए, 126, ठीक है, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, ठीक है, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। 127 क्या है, एडहाक है। 128 अवकाश वाले न्यायाधीश है। 129 क्या है, अभिलेख न्यायालय है। 130 नहीं इसमें लिखा हूँ, ठीक है, तो इसके सुप्रीम कोर्ट के स्थान के बारे में है। क्या है, स्थान। स्थान का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट का प्रेजेंट टाइम में स्थान क्या है, सुप्रीम कोर्ट का प्रेजेंट टाइम स्थान कहाँ है, दिल्ली। लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन दिल्ली के बाहर भी क्या सुप्रीम कोर्ट की बैठक हो सकती है क्या, आप बताओ, क्या उसकी पीठ जाकर के कहीं अन्य जगह पर भी सुनवाई कर सकती है क्या? तो यही है 130 कहता है, राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से उठ करके उसकी बैठक पीठ कहीं अन्य जगह जाकर के सुनवाई कर सकती है। भारत में अब तक 2 बार किया जा चुका है, एक बार श्रीनगर में, दूसरी बार दूसरी जगह। आप बताना, सभी हम बताएंगे। ठीक है, 131 तो आपको अभी अभी बता दिया। ठीक है, माने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। 132 में संवैधानिक क्षेत्राधिकार था। 133 में क्या था, 133 में सिविल अधिकार था। 134 में क्या था, 134 में क्रिमिनल था। 135 याद नहीं आ रहा मुझे। 136 आपको मैं बताया विशेष अधिकार, माने विशेष रिट नहीं, विशेष जो है इजाज़त दे सकता है। ठीक है, 137 क्या था, न्यायिक पुनरावलोकन। 138 हो शक्ति, संसद शक्ति बढ़ा सकती है। 139 रिट बढ़ा सकती है। ठीक है, 140 आनुषांगिक शक्तियाँ हैं। 141 क्या है, सभी न्यायालयों पर, 141 कहता है कि सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होगा इनका निर्णय। 142 कहता है कंप्लीट जस्टिस देने का। 143 तो बता ही दिया, राष्ट्रपति जो है विधि संबंधित जानकारी मांग सकते हैं। और 145 क्या कहता है, 145 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने संबंधित, अपने माने सदन, अपने सुप्रीम कोर्ट अपने आप की कार्यवाही को कैसे, वो कब बैठक होगी, 9 बजे जो है सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, 10 बजे से होगा, कैसे उसकी कार्रवाई चलेगी, उससे संबंधित विधि का निर्माण
खुद के लिए माने नियम कानून बना सकता है वो राष्ट्रपति की अनुमति से, ठीक है। और 146 क्या है, ठीक है, 146 और 147 आप बताना, ओके, ठीक है। अब इसके ठीक बाद जो है क्या आएगा, इसके बाद जो है आएगा हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से ही आगे जितने भी टॉपिक हैं उसके फिनिश कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आता है। और हाँ, एक ज़रूरी बात है, ठीक है, तो निर्मल सर इस समय क्या करा रहे हैं, घटना चक्र। निर्मल सर के द्वारा इस समय घटना चक्र प्रॉपर कराया जा रहा है। वैसे भी वो घटना चक्र को 9 बार हिस्ट्री की कर चुके हैं, और उनका इस बार मतलब वो फिर से इस बार मेंस लिख रहे हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है, क्वालिफाई हुआ। अब हम लोगों को, दोनों लोगों को मेंस लिखना है इस समय, ठीक है, फिर भी ये कर रहे हैं, तो आप ध्यान से समझना। वो 9 बार कर चुके हैं, तो उनकी बहुत अच्छी नॉलेज है, आप उसको पढ़ के देखो, ठीक है, वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं, उनकी अच्छी पकड़ है, उसका आप लाभ लीजिए, ठीक है। और अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट किया करिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू क्लास। कहाँ गया बंद करने वाला।